नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल SGS मिलकपुर में। आज हम डिस्कस करेंगे 9th क्लास के फर्स्ट चैप्टर फ्रांसीसी क्रांति का। बच्चों, फ्रांसीसी क्रांति जिस समय हुई उससे पहले फ्रांस की स्थिति कैसी थी उसको हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। फ्रांस में स्टार्टिंग में क्या था कि यहाँ पे जो है मोनार्की थी, राजतंत्र था और विभिन्न प्रकार के राजाओं ने, शासकों ने जो है यहाँ पे शासन किया था। तो हम उस कड़ी को समझते हुए देखते हैं कि यहाँ पे सबसे पहले जो है बर्बन राजवंश होता था, जिसने फ्रांस में जो है सबसे ज़्यादा अपना शासन किया था। और बर्बन राजवंश के बाद जो है यहाँ पर पहला राजवंश ऐसा था, बुर्बो राजवंश, जिसने बर्बन राजवंश को एक हद तक समाप्त किया था। या फिर हम ये कह सकते हैं कि लंबे समय से चले आ रहे बर्बन राजवंश को जो है कुछ समय के लिए समाप्त करने का काम किया था बुर्बो राजवंश ने, जिसके शासक थे उस समय के लुई 16, जो कि 1774 में 1774 ईस्वी में जो है राजगद्दी पर बैठे थे। पर जिस समय लुई 16 राजगद्दी पर आसीन हुए थे उस समय राजकोष बिल्कुल खाली पड़ा था। क्यों? क्योंकि इस समय में फ्रांस जो है इंग्लैंड का गुलाम था और इंग्लैंड से युद्ध करने के साथ वो जो है फ्रांस अमेरिका का साथी था और इंग्लैंड का गुलाम था। और विभिन्न यहाँ पे बर्बन राजवंश के इंग्लैंड के साथ काफ़ी युद्ध हुए थे। उन युद्धों के कारण जो है बुर्बो राजवंश का जो राजकोष था वो समाप्त हो गया था, खत्म हो गया था। तो इस स्थिति में जो है लुई को वो राजवंश प्राप्त हुआ था। इनकी स्थिति ऐसी थी कि वो राजमहल की आवश्यकताओं को भी पूरा नहीं कर पाते थे, तो उसके लिए जो है उनको यहाँ पे काफ़ी कुछ सहन करना पड़ा था। फिर उसके बाद जो है रिपब्लिक, यहाँ पे थोड़ा सा मतलब बदलाव होता गया, कभी बर्बन राजवंश, कभी बुर्बो राजवंश, कभी रिपब्लिक, इस प्रकार से वो चीज़ें बदलती रही थी। तो यहाँ पे हम अगर बुर्बो राजवंश की बात करते हैं तो लुई 16 ने जो है यहाँ पे बर्बन राजवंश को समाप्त करने का काम किया था और अपनी शासन प्रक्रिया शुरू की थी। तो यहाँ पे जैसा कि हमने बताया कि 1774 ईस्वी में लुई 16 ने जो है राजगद्दी पर आसीन हुए थे और उन्होंने जो है काफ़ी स्टार्टिंग में जनता के सुधार के लिए काफ़ी काम किए थे, जो कि जनता को भी अच्छे लगे थे। वहाँ की जो प्रजा थी उनको भी वो कार्य अच्छे लगे थे, पर वो धीरे धीरे जो है वो भी तानाशाह होते गए थे, जिसका जो है वहाँ की सत्ता ने उसका विरोध करना शुरू कर दिया था। और यहाँ पे हम नेपोलियन के बारे में भी समझने की कोशिश करेंगे। और उससे पहले हम देखते हैं कि 3 स्टेट कि फ्रांसीसी क्रांति में फ्रांस का जो समाज था ना वो 3 स्टेटों में बटा हुआ था। 3 स्टेट कौन कौन से थे? प्रथम स्टेट, द्वितीय स्टेट और तृतीय स्टेट। इस प्रकार से 3 स्टेट थे। ये जो प्रथम स्टेट है यहाँ पे पादरी लोग थे और यहाँ कुलीन वर्ग जो अमीर लोग थे। और जो तृतीय स्टेट है वहाँ पे जो गरीब तबके के जो लोग होते थे वो तृतीय स्टेट में आते थे। तो इस प्रकार से हमने समझा कि यहाँ का जो समाज जो है वो 3 स्टेटों में डिवाइड था। और जो ये तृतीय स्टेट के जो लोग थे इनके वजह से जो है यहाँ पे फ्रांस में फ्रांसीसी क्रांति का उदय हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि ये जो 2 स्टेट थे ना इनको विशेषाधिकार प्राप्त थे और तृतीय स्टेट को किसी भी प्रकार के कोई विशेषाधिकार प्राप्त नहीं थे। यहाँ तक कि इनको अपनी इच्छा अनुसार कपड़े पहनने का या फिर इनको अपनी इच्छा अनुसार लाइफस्टाइल जीने का भी अधिकार नहीं होता था। हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि इन दोनों वर्गों के द्वारा इस तृतीय स्टेट से भेदभाव किए जाते थे, जिसके कारण जो है ये फ्रांसीसी क्रांति के उदय का कारण बने। इस तृतीय स्टेट में भी 2 तरीके के लोग होते थे। एक होते थे पेशेवर लोग जो क्लर्क, प्रोफेसर, वकील, मतलब किसी भी पेशे से जो
आते थे, और एक होते थे मजदूर किसान वर्ग के लोग। ये दोनों वर्ग जो है वो तृतीय स्टेट में आता था। यहाँ पे अगर हम तृतीय स्टेट को और थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं तो यहाँ पे एक बात है, फर्स्ट स्टेट और द्वितीय स्टेट, यहाँ पे एक प्रक्रिया चलाई जाती थी कि वन स्टेट वन वोट, ये प्रक्रिया शुरू थी यहाँ पे, वन स्टेट वन वोट। तो यहाँ पे प्रथम और द्वितीय स्टेट का हमेशा एक ही मत रहा है और तृतीय स्टेट का इनसे अलग मत रहा है। तो तृतीय स्टेट ने जैसे जैसे यहाँ इनके खिलाफ बोलना शुरू किया तो उन्होंने वन स्टेट वन वोट की नीति को छोड़कर वन मैन वन वोट के पक्ष में ज़्यादा दबाव डाला। तो वो ये चाहते थे कि भाई जिसके जितनी जनसंख्या है उसको उतना ही अधिकार वोटों के आधार पर मिलना चाहिए। तो यहाँ पे जो प्रथम स्टेट के जो लोग थे वो 300 थे, द्वितीय स्टेट के लोग थे वो 300 थे और तृतीय स्टेट के लोग जो थे वो 600 थे। तो यहाँ पे ये लोग जो है जनसंख्या में अधिक थे, फिर भी इनके अधिकारों को दबाया जा रहा था। वो किस वजह से? वो वन स्टेट वन वोट के आधार पे ही इनके अधिकारों को दबाया जाता था। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे नेपोलियन शासन की। तो यहाँ पे जो है लुई 16 के बाद 1804 में जो है नेपोलियन का शासन शुरू होता है, जो कि 1804 से 1915 तक वाटरलू के युद्ध तक चलता है। नेपोलियन ने भी अपने शासनकाल में स्टार्टिंग में काफ़ी सुधार किए, जो कि समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, या फिर अलग अलग क्षेत्रों पर अलग अलग कर दिया जाता था, अलग अलग कर लिया जाता था, उनको एक समान करने का काम किया था। पर धीरे धीरे जो है नेपोलियन भी जो तानाशाह होता गया, वो अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए जो है दूसरे देशों पर भी आक्रमण करता चला गया था। तो धीरे धीरे नेपोलियन का भी वहाँ पे विरोध किया जाने लगा था। फिर हम यहीं पे फ्रांस में ही उस समय की महिलाओं की स्थिति के बारे में थोड़ा सा देखते हैं कि महिलाओं की स्थिति कैसी थी। यहाँ पे स्टार्टिंग से ही हम देखते हैं कि यहाँ पे जो है महिलाओं की स्थिति काफ़ी अच्छी नहीं थी, जो कि समय के अनुसार धीरे धीरे सुधरने लगी, और जिसमें महिलाओं ने अपनी स्थिति को सुधारने के लिए काफ़ी संगठन बनाए, जिनमें से एक विशेष महिला रही है ओलंपदा गुज, जिसने महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए जो है काफ़ी आंदोलन किए थे। इन्होंने अपनी अहम भूमिका निभाई थी, जिन्होंने जो महिलाओं के वोट के अधिकार के लिए भी आवाज़ उठाई, महिलाओं की समानता के लिए, स्वतंत्रता के लिए और वोट के अधिकार के लिए भी आवाज़ उठाई थी। और इनका मानना था कि महिलाओं को भी सरकार में भागीदारी दी जानी चाहिए, जिसकी वजह से जो है महिलाओं की स्थिति में सुधार हो सके। तो फिर यहाँ पे हम एक और वर्ग की बात करते हैं, एक और संगठन की बात करते हैं, जिसका नाम है जैकोबिन क्लब। फ्रांसीसी क्रांति में जो है विभिन्न वर्गों द्वारा, विभिन्न समूहों द्वारा जो है अपने अलग अलग संगठन बनाए गए थे, जिनमें से जैकोबिन क्लब जो है विशेष महत्वपूर्ण रहा था। जैकोबिन क्लब ने लुई 16 मतलब जो राजतंत्र था उसको समाप्त करने का काम किया था, और यहाँ पर गणतंत्र की स्थापना जो हुई थी उसमें सबसे बड़ा हाथ जैकोबिन क्लब का रहा था, क्योंकि उसने एक लंबे समय तक संघर्ष किया था, जिसकी वजह से जो है वो 1791 में वहाँ के संविधान का प्रारूप तैयार करने में सक्षम हुए थे, और 21 सितंबर 1792 में फ्रांस को गणतंत्र राज्य स्थापित कर दिया था। वो सारा कार्य जो है जैकोबिन क्लब की संघर्षों से हुआ था। यहाँ पे हम एक जैकोबिन क्लब के बाद जो है हम ये समझते हैं कि जिस समय जैकोबिन क्लब ने जो है गणतंत्र की स्थापना की, उसके बाद जैकोबिन क्लब ने जो है यहाँ पे एक आतंक का माहौल स्थापित हो गया था जैकोबिन क्लब की वजह से। क्यों हुआ था? क्योंकि जैकोबिन क्लब जो है थोड़ा सा यहाँ पे
इनके अंदर जो है थोड़ी सी घृणा की भावना हो गई थी। किनके प्रति? जो प्रथम स्टेट और द्वितीय स्टेट के जो लोग थे उनके प्रति थोड़ी सी घृणा की भावना हो गई थी। उन्होंने जो है यहाँ गणतंत्र स्थापित होने के बाद प्रथम और द्वितीय स्टेट के लोगों को, जो उस समय पीछे के जिस समय में जो उनके साथ वाद विवाद करते थे या फिर जो उन पे अत्याचार करते थे, वो उनसे जो है वो उनको जो है बगैर किसी कारण के बंदी बना लेते थे और उनको सजा यातना देते थे। और प्रथम और द्वितीय स्टेट के जो महल हुए हैं उनको तोड़ फोड़ दिया गया, या फिर उनकी जो सार्वजनिक स्थल रहे जिसमें हम देख सकते हैं कि उनकी जो चर्च वगैरह थी उनको जो है उनको भी यहाँ पे ध्वस्त करने का कार्य किया था। तो जैकोबिन क्लब का जो वो आतंक का जो राज था वो भी हम इसमें देखते हैं, जो कि 1793 से 1794 तक चला था। फिर उसके बाद क्या होता है कि यहाँ की जो आर्थिक स्थिति जो थी वो बिल्कुल डाउन हो जाती है, बिल्कुल कमज़ोर हो जाती है। वो किस वजह से? क्योंकि वहाँ की जलवायु और मौसम परिवर्तन की वजह से जो है फसलों को काफ़ी नुकसान होता है। फसलों को नुकसान होता है तो यहाँ का जो कृषक वर्ग था वो काफ़ी हताश होता है, काफ़ी दुखी होता है, और जिसकी वजह से उनकी आर्थिक स्थिति बिल्कुल कमज़ोर हो जाती है। यहाँ तक कि वहाँ 2 समय तक के भोजन तक के लाले हो जाते हैं। और जो राशन की जो दुकानें थी वहाँ पे लोगों में जो है हम ये कह सकते हैं कि वहाँ राशन की दुकानों पर लोगों में मारधाड़ हो गई थी। तो आगे हम देखते हैं कि फ्रांसीसी क्रांति में एक व्यापार चला था, ट्रेड चला था, जिसको हम 3 ट्रायंगल व्यापार कह सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ कि यूरोप के जो लोग होते थे, जो यूरोप के लोग होते थे विशेषकर इंग्लैंड के, वो अफ्रीका जाते थे और अफ्रीका से गरीब लोगों को बंधुआ मजदूर बनाते थे और उनको वहाँ से जल के रास्ते अमेरिका भेजते थे और वहाँ पर उनको बेच देते थे, मतलब मजदूर के रूप में। हम इसको कह सकते हैं कि मानव तस्करी। वो यहाँ पर अफ्रीका के लोगों की मानव तस्करी करते थे, लोगों का व्यापार करते थे, जिसको हम मानव तस्करी कहते हैं, और उनको अमेरिका छोड़कर जो है वो वापस यूरोप चले जाते थे। इस प्रकार से जो है हमने फ्रांसीसी क्रांति में काफ़ी बदलाव देखे। फिर एक बात आती है यहाँ पे, एक नेक्स्ट पॉइंट आता है कि राजनीतिक चिन्ह। राजनीतिक चिन्ह की बात आती है तो यहाँ पे राजनीतिक चिन्ह में काफ़ी सिंबल दिए गए हैं, जिसमें एक लकड़ी का गट्ठा है। उसमें ये बताता है कि एकता में बल है। अगर एक लकड़ी हो तो उसको आसानी से तोड़ा जा सकता है, और अगर लकड़ी का गट्ठा होता है तो उसको हम आसानी से नहीं तोड़ सकते। एक फिर रेड कैप दिखाई गई है। रेड कैप ये कहता है कि सभी व्यक्तियों को अपने मतलब किसी भी प्रकार के वस्त्र पहनने का अधिकार है। जिस प्रकार से प्रथम द्वितीय स्टेट जो है कपड़ों के पहनने पर भी तृतीय स्टेट के लोगों से भेदभाव करते थे, वो भेदभाव अब नहीं किए जाएंगे। पर एक फिर सिंबल दिखाया गया है यहाँ पे, टूटी हुई हथकड़ी। वो सिंबल बताता है कि ये गुलामी की जो जंजीरें थी वो गणतंत्रता के साथ, संविधान की स्थापना के साथ जो है समाप्त हो गई है, और यहाँ पे अब कोई भी किसी भी प्रकार का गुलाम नहीं है, सभी स्वतंत्र हैं, सबसे जो है समानता का व्यवहार किया जाएगा। और एक दिखाया गया है कि एक रिंग में जो है सांप अपनी ही पूंछ को खा रहा है। वो ये दर्शाता है कि चाहे वो वहाँ का समाज जो है 3 वर्गों में डिवाइड हो, मानो प्रथम और द्वितीय स्टेट जो है वो तृतीय स्टेट से घृणा कर रहा था, ये भले ही 3 वर्गों में डिवाइड हो पर वो उस फ्रांस के समाज का ही हिस्सा है। अगर प्रथम और द्वितीय स्टेट तृतीय स्टेट को नुकसान पहुंचा रहे हैं, वो धीरे धीरे कहीं न कहीं खुद को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं, इसलिए वो जो है वो रिंग का सिंबल दिखाया गया था। यहाँ पे हम एक और बात करते हैं। यहाँ पे एक जो है एक महिला को जो है परी के रूप में दिखाया गया है, जो कि ये कहता है कि आज से महिला वर्ग जो है स्वतंत्र है, उस पर किसी भी प्रकार की पाबंदियां नहीं है। तो बच्चों, हमने आज हम फ्रांसीसी क्रांति का फर्स्ट चैप्टर समझा और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को भी अच्छे से समझ आया होगा।
अगर आप लोगों को मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी, पसंद आई, तो हमारे YouTube चैनल SGS को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि हमारे द्वारा बनाई गई समय समय पर वीडियो जो है उसका मैसेज आपके पास है पहुंचता रहे। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आप लोगों का जो भी डाउट रहता है वो कमेंट बॉक्स में अवश्य डालें ताकि हम आपके डाउट को क्लियर कर सकें। थैंक यू।